हे गाइस, वेलकम बैक टू जैजी डिफेंस वॉरियर। जैजी डिफेंस वॉरियर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका अपना साथी अक्षित। आज फिर से मैं लेकर आया हूँ आपके लिए हिस्ट्री एंड 2022। और हम बात कर रहे थे, पिछली वीडियो में हमने बात की कर्नाटिक वॉर की। कर्नाटिक वॉर फर्स्ट हमने कर लिया था, जो 1740 से 1748 के बीच चला था। आज हम बात करेंगे कर्नाटिक वॉर सेकेंड की, क्योंकि जो कर्नाटिक वॉर थे वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेवेंट हैं। इसलिए हम पूरी कर्नाटिक वॉर की लिस्ट एक बार में आपको ना देकर तीनों वॉर को अलग अलग सेपरेट करके दे रहे हैं, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे, बिल्कुल जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ये रहा आपका एनडीए का लोगो, जो आपको भूलना नहीं है। मैं बार बार डेली आपको हर वीडियो में आपको इन्फॉर्म करता हूँ कि आपका ये एम है, यहाँ तक आपको जाना है। सबके सपने होते हैं, लेकिन आपका एम है, क्योंकि सपने सोते पे देख लो तो सुबह तक भूल जाते हैं, लेकिन एम जो हमने दिन में देखा है ना, वहाँ तक हमें पहुँचना है विद डेडिकेशन, विद करेज, विद आपकी लगन के साथ। और जैजी डिफेंस वॉरियर के साथ जुड़े रहने के बाद भी आपको ये एम हासिल होगा। तो हम बात कर रहे थे कर्नाटिक वॉर्स की, तो देखिएगा हमने कर्नाटिक वॉर फर्स्ट कर लिया था, एंड आज बात करेंगे कर्नाटिक वॉर सेकेंड की। तो सेकेंड कर्नाटिक वॉर वाज हेल्ड इन 1749 टू 1754। अब बात करेंगे इसके तत्कालीन कारण क्या थे, या इसका क्या रीज़न था, क्या इसका निष्कर्ष निकला, और इससे हमें क्या सीख मिली, तो पूरी बात करेंगे आज हम। जी हाँ, तो द बैकग्राउंड ऑफ द सेकेंड कर्नाटिक वॉर वाज प्रोवाइड बाय द इंग्लिश फिंग रिवेलरी। ये देखिए, रिवेलरी जो है, इसको कहते हैं हम प्रतिद्वंद्विता। प्रतिद्वंद्विता का मतलब बोलें तो एक दूसरे से जेलिसी फील करना, प्रतिद्वंद्विता। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो बैकग्राउंड था सेकेंड कर्नाटिक वॉर का, वो केवल एंग्लो फ्रेंच रिवेलरी थे। मतलब भारत और भारत बोलो मैं, अंग्रेज़ और फ्रेंच जो थे उनके बीच एक प्रतिद्वंद्विता था भारत में। वही रीज़न बन गया सेकेंड कर्नाटिक वॉर का। एंड हम बात करेंगे अब, जस्ट 1 मिनट, ये थोड़ा शिट। Even after the end of the first Carnatic War, the peace in India was short-lived। चूँकि भारत में पहला कर्नाटक वॉर ख़त्म हो चुका था, लेकिन फिर भी जो शांति थी वो इंडिया में नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि अभी लोगों के मन के जो भ्रम थे वो नहीं हटे थे। लोगों को और ज़्यादा अभी शांति नहीं थी बिल्कुल भी। तो इन 1748 निज़ाम उल मुल्क द मुग़ल गवर्नर ऑफ द डेक्कन एंड सेमी इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ हैदराबाद डाई। तो 1748 में जो निज़ाम उल मुल्क थे, वो मुग़ल बादशाह थे, मुग़ल गवर्नर थे डेक्कन के, एंड सेमी इंडिपेंडेंट नवाब थे जो हैदराबाद के, उनकी मृत्यु हो गई। जी हाँ, बिल्कुल। तो आगे बात करेंगे। तो सक्सेशन ऑफ द हिज पोजीशन वाज contested and the British and French were soon dragged into this fighting between the candidate। और जो अब उनकी पोजीशन थी वो कंटेस्टेड थी, लेकिन ब्रिटिश और फ्रेंच जो थे इस मामले में जल्द ही उन्होंने अपना हाथ बढ़ा दिया आगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ब्रिटिश और फ्रेंच का पूरा काम ही यही था कि लड़ाई करवाना, उनसे जो धन मिला वो हमें वापस लेना है। डुप्लेक्स द फ्रेंच गवर्नर हु हैड सक्सेसफुली लेड द फ्रेंच फोर्सेज इन द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। डुप्लेक्स जो था फ्रेंच का गवर्नर था, जिसने पहले कर्नाटिक वॉर में अपनी फ्रेंच फोर्सेस को बहुत ही अच्छे ढंग से लीड किया था। साउथ टू इंक्रीज हिज पावर एंड फ्रेंच पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन साउथ इंडिया बाई इंटरफेयरिंग इन लोकल डायनेस्टिक डिस्प्यूट ऑफ टू डिफीट द इंग्लिश। तो वो अपनी पॉलिटिकल पावर को बढ़ाना चाह रहा था। कैसे? इंडिया के मामले में, लोकल मामले में इंटरफेयर करके। तो द रिजल्टिंग ऑफ सेकेंड कर्नाटिक वॉर लास्टेड फ्रॉम 1749 until 1754 and saw the British strengthen their position in southern India। तो जो रिज़ल्ट था लास्ट में, जो युद्ध हुआ था 1749 से 1754 के बीच हुआ था, और जो रिज़ल्ट रहा था वो देखा गया था कि ब्रिटिश सरकार ने अपनी जो साउथ इंडिया में जो पहुंच है वो बनाए रखी है। तो द कॉज ऑफ द वॉर, इस वॉर के कारण क्या थे? जी हाँ, इस वॉर के कारण बहुत महत्व रखते हैं हमारे लिए, तो जानेंगे हम इस वॉर के कारण के बारे में।
तो द अपॉर्चुनिटी वाज प्रोवाइड बाय द डेथ ऑफ निज़ाम उल मुल्क द फाउंडर ऑफ द इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ हैदराबाद इन 1748। जो डेथ हो गई थी निज़ाम उल मुल्क की, जो स्वतंत्र किंगडम हैदराबाद के फाउंडर थे, या जिन्होंने स्थापना की थी हैदराबाद की 1748 में। एंड द रिलीज ऑफ चंदा साहिब द सन इन लॉ ऑफ दोस्त अली द नवाब ऑफ कर्नाटक बाय द मराठाज इन द सेम ईयर। और जो चंदा साहब थे वो दोस्त अली के सन इन लॉ मतलब पोते थे, तो वो उस समय कर्नाटक के नवाब थे और उसी समय मराठा के भी थे। इन हैदराबाद में द असेसियन ऑफ नासिर जंग द सन ऑफ निज़ाम टू द थ्रोन ऑफ हैदराबाद वाज अपोज्ड बाय मुजफ्फर जंग द ग्रैंडसन ऑफ नवाब। अब इसमें क्या था, इसमें उत्तराधिकार के लिए लड़ाई छिड़ेगी कि बाप बेटे पोते में। तो जो नासिर जंग था और द सन ऑफ निज़ाम का बेटा था नासिर जंग टू द थ्रोन ऑफ हैदराबाद वाज अपोज्ड बाय मुजफ्फर जंग, तो उसने हैदराबाद को मुजफ्फर जंग से छीनने की कोशिश की। द ग्रैंडसन ऑफ नवाब, जो कि मुजफ्फर जंग कौन था, ग्रैंडसन था नवाब का। हु लेट क्लेम टू द थ्रोन सेइंग दैट द मुगल एम्परर हैज़ अपॉइंटेड हिम एज द गवर्नर ऑफ हैदराबाद। और उसने क्लेम किया था, लेट क्लेम किया था थ्रोन सेइंग को मुगल एम्परर के लिए जो अपॉइंटेड किया गया था उस समय हैदराबाद का गवर्नर। तो इसमें अब यही होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, तो सेकेंड कर्नाटक वॉर का तो यही एक रीज़न रहा था कि उत्तराधिकार के पीछे ही लड़ाई हुई थी, कुर्सी के पीछे ही लड़ाई हुई थी। तो फोर्थ, फर्दर साउथ देयर वर टू कैंडिडेट्स फॉर द नवाबशिप ऑफ द कर्नाटक सब्सिडरी पोस्ट ऑफिशियली डिपेंडेंट ऑन द निज़ाम। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर जो नवाब बनने के लिए, यहाँ पर कर्नाटक का नवाब बनने के लिए दो कैंडिडेट थे। सब्सिडरी पोस्ट ऑफिशियली डिपेंडेंट ऑन द निज़ाम, जो कि निज़ाम के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड थे। अनवारुद्दीन हैड ओनली बीन अपॉइंटेड नवाब ऑफ द कर्नाटक इन 1743। जो अनवारुद्दीन था वो केवल नवाब चुना गया था उस समय कर्नाटक का इन 1743 में। आफ्टर निज़ाम उल मुल्क हैड बीन फोर्स टू इंटरवीन टू रिस्टोर ऑर्डर इन प्रोविंस, जिसके बाद निज़ाम उल मुल्क को फोर्स किया गया कि वो ऐसा करे। अब इसमें भी कई रीज़न रहे थे, जैसे अनवार उद्दीन वाज वन ऑफ द निज़ाम ऑफिसर। जो अनवार उद्दीन था वो एक निज़ाम का ऑफिसर था। अपॉइंटेड ऑफ अनवार उद्दीन वाज रिजेंटेड बाई चंदा साहब। जो अनवार उद्दीन को अपॉइंट किया गया था नवाब के रूप में, वो चंदा साहब द्वारा उनकी तौहीन की गई, आलोचना की गई। चंदा साहब वाज द सन इन लॉ ऑफ अ प्रीवियस नवाब ऑफ द कर्नाटक दोस्त अली। तो जो चंदा साहब थे वो पोते थे प्रीवियस, मतलब पिछले नवाब जो थे कर्नाटक के, उनके पोते थे, दोस्त अली के पोते थे, जो 1732 से 1739 तक कर्नाटक के नवाब रहे थे। नाउ टॉकिंग अबाउट द मोर रीजन, ही हैड बीन एन इफेक्टिव एली टू द फ्रेंच बिफोर इन 1741 बीन besieged in Trichinopolis by the Marathas. The French supported the claims of Muzaffar Jung and Chanda Sahib in the Deccan and Carnatic respectively, while the English sided with Nasir Jung and Anwaruddin. देखिएगा अब इसमें अंग्रेज़ और फ्रांस के बीच में एक तरह से आपस में बांट लिया, उनके इंटरफेयर कर दिया उनके मामले में। क्या हुआ था, 1741 में जो फ्रेंच था उन्होंने मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब को दक्कन और कर्नाटक में सपोर्ट किया था, और ठीक वहीं पे इंग्लिश ने नसीर जंग और अनवारुद्दीन को सपोर्ट किया था इस युद्ध के लिए। अब उन्हें क्या था कि ये युद्ध हो, इन दोनों में लड़ाई हो और हम फ़ायदा उठा के इनकी संपत्ति को ले लें। तो जो रिज़ल्ट रहे थे वो रिज़ल्ट क्या थे इस युद्ध के, द फ्रेंच अथॉरिटीज़ अनॉयड एट द हैवी फाइनेंशियल लूजेज द डुप्लेक्स पॉलिसी इन्वॉल्व डिसाइड टू रिकॉल हिम इन 1754। जो फ्रेंच की अथॉरिटी थी, फाइनेंशियल लॉस हुआ उसके लिए, डुप्लेक्स पॉलिसी इन्वॉल्व हो गई, क्योंकि इसमें डुप्लेक्स कौन था, जो मैंने अभी बताया था, जिसने फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में बहुत ही अच्छे तरह से अपनी सेना को लीड किया था, और रिकॉल हो गई इन 1754 में। अब चार्ल्स रॉबर्ट गोडेहू सक्सीड डुप्लेक्स एज द फ्रेंच गवर्नर जनरल इंडिया। जो चार्ल्स रॉबर्ट थे वो सक्सेस हो गए फ्रेंच गवर्नर जनरल इन इंडिया बनने के लिए एज अ डुप्लेक्स, जैसे डुप्लेक्स था। गोडेहू अडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ negotiation with the English and signed the Treaty of Pondicherry with them, under which the English and the French agreed not to interfere in the quarrels or native princes। और यहाँ पर एक पांडिचेरी की संधि की गई, जिससे ये सिद्ध हुआ कि आगे से वो किसी भी मामले में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। ऑल्सो
each party were left in possession of the territories actually occupied by them and the time of the treaty। और अपनी पोजीशन को उन्होंने लेफ्ट कर दिया हर पार्टी ने, टेरिटरीज एक्चुअली ऑक्युपाइड बाय देम ऑल ऑफ द टाइम ऑफ द ट्रीटी। ट्रीटी के टाइम उन्होंने टेरिटरीज को ऑक्युपाइड कर लिया और यहाँ पर ठीक इसी प्रकार से युद्ध होता गया। हमने आज सेकंड कर्नाटक वॉर भी पूरा कर लिया जो 1749 से 1754 के बीच हुआ था। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे द थर्ड कर्नाटक वॉर, या जिसे वॉन डिवॉश का वॉर भी कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और भी अपने दोस्तों को बताइए ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें।